Okay guys, so abhi what we are doing today, I am giving you analysis of GS paper 1 society part, and after that essay. Okay, how many of you have seen the question paper? Two of you only, not any, you have also seen. Okay, I will show you some of the interesting question here. Now here, see this. See the demand of the question. So if you are going to see it in a quicker, like I mean quickly or in a rush, you would think that it is just a part of geography, but it is not like that. See, how does smart city in India address the issues of urban poverty and distributive justice? So smart city से लगेगा that it is only about human geography, right? But the question is not like that. Question is on slum. Question is the issues of urbanization and industrialization. Okay? So how? And the question is how. So you have to explain how. How does that happen? Okay? So अब ये कि आपको बताना है आंसर में कि कैसे जो स्मार्ट सिटी है इंडिया में एड्रेस द इश्यूज ऑफ अर्बन पॉवर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस. So I would suggest सबसे पहले थोड़ा सा historical context. Post independence urbanization start हुआ जहां पे इंडिया का वेलफेयर वाज द सेंट्रल थी. इससे पहले जब हिस्ट्री में अर्बनाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ इंडिया में, इट वाज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ colonialism. So they wanted to have day in wealth वाला थ्योरी. अब अगर आप जब स्मार्ट सिटी का प्रॉब्लम देखोगे तो आपको थोड़ा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट लेके आना होगा. पोस्ट इंडिपेंडेंस, तो बिकॉज ड्यू टू colonialism क्या हुआ, इंडिया का पार्टीशन में सबसे मेजर पार्ट क्या हुआ था बताइए. पार्टीशन, इंडिया के इंडिपेंडेंस में एक मेजर रोल हुआ था पार्टीशन. ठीक है, अब पार्टीशन का थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट आपके दिमाग, मतलब देखो इंडिपेंडेंस वाला सिनेरियो आपके दिमाग में होना चाहिए टू राइट अबाउट द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट. तो urbanization and the issues of urban areas such as poverty, urban poverty was always been there. क्यों? Because of migration, ठीक है, because of low employment, okay, because of partition. So you have to say post independence, though India got in, like though India got freedom, but it was not free from challenges. Okay, it was not free from challenges. So our constitutional makers, or that point of time, all those ministers who were in control, they focused on what? Heavy industries. Okay, नेहरू महालोबी वाला जो मॉडल है, तो पहले आपको ये कॉन्टेक्स्ट लिखना, डिफाइन करना पड़ेगा. ठीक है, कि पहले जब ये सारा हमारा प्रॉब्लम आया, देन यू आर टॉकिंग अबाउट के फोकस था ऑन हैवी इंडस्ट्रीज. अब ये जो इंडस्ट्रीज या जहां पे भी आप अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करना चाह रहे थे, वहां पे एम्प्लॉयमेंट, ये इंडस्ट्रीज कहाँ क्रिएट हुई थी सबसे पहले इंडिया में? हैवी इंडस्ट्रीज कहाँ लगी थी आप बताओ? So it was in city only, majorly Mumbai, Bombay was that point of time.
अहमदाबाद एंड ऑल दैट, मिल्स वगैरह ये सारी चीजें लगी। अब क्या था, रूइन तो हो चुका था गवर्नमेंट। आपका क्या हुआ था माइग्रेशन में, क्या हुआ था उसके बाद? पाकिस्तान वगैरह ये सारी चीजें, जॉब तो रही ही नहीं है। ओके, सो जो रूरल आपकी पॉपुलेशन थी, they were not having that much of opportunities to work back there in their hometown. So industrialize, आप यहाँ पे एक थिंकर है लुइस करके, आई एम फॉरगेटिंग हिज लास्ट नेम, लुइस वर्थ। ओके, लुइस वर्थ। उन्होंने काफी ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम्स उन सब पे काम किया है। सो द प्रॉब्लम यहाँ पे, पहला अगर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट आपको जो देना है, दैट द प्रॉब्लम ऑफ स्मार्ट सिटी एंड द काइंड ऑफ प्रॉब्लम व्हिच वी आर सीइंग, इट हैज अ हिस्टोरिकल रूट। ठीक है, इट हैज अ हिस्टोरिकल रूट। तो जब इंडिपेंडेंस भी आया तो अब हमारे पास बहुत ज्यादा, यू कैन से, जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं रह गई थी। तो क्या हुआ, माइग्रेशन का जो पेस था वो काफी रैपिड था। ओके, सो वहां से आपने छोटा सा एक फ्रेमवर्क दिया। ठीक है, देन यू आर टॉकिंग अबाउट अर्बन पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी दैट आर एक्चुअली बिकॉज ऑफ marginalized, like the major problem is of marginalized communities. ओके, अब क्या होता है, जब भी हम स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में बात करते हैं, ओके, उसमें जो मार्जिनलाइज सेक्शन है उनके साथ हम जस्टिस नहीं कर पाते। एनक्रोचमेंट ऑफ लैंड, अभी काफी ज्यादा आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्लम एरियाज को खत्म किया गया, डेमोलिशन हुआ ना। So the point here is, whenever we are having some model for urban poverty, या कुछ भी हम प्लानिंग कर रहे हैं, उसमें मेजर चीज क्या होती है, we don't care, we are not able to think about these people. Okay, marginalized communities. तो अब स्मार्ट सिटी, तो आपको, आप ये तो स्कीम बन गया स्मार्ट सिटी। व्हाट इज द स्कीम ऑफ स्मार्ट सिटी? उसमें क्या था पॉइंट, उसमें क्या डेवलपमेंट में मेजर आपको तो उसमें अगर आप दिल्ली का पर्टिकुलर केस स्टडी करो तो आप देखो ना, कहाँ डीडीए जो है, हाउसिंग की अगर बात करें या मॉल्स की अगर हम बात करें, तो उस तरीके से अगर आउटर स्पेस पे देखा जाए, मैक्रो देखा जाए, तो लगेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो रहा है। इंडिया इज नाउ, बिकॉज सी the one of the definition to define that if any economy is progressive, so you have to see, you will have less countryside and you have more cities. Okay, आपके पास इनका जो चीजें होगी वो ज्यादा रहेगी, बट क्या रहता है, उस वजह से क्योंकि जॉब भी यही लोग क्रिएट करते हैं, तो जो अर्बन पुअर्स है, जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के जो डे टू डे इश्यूज है, उस पे हम फोकस नहीं कर पाते। So it is like development, for some development is bringing pleasure and for some it is about having pain. ठीक है, तो ये बिल्कुल सोशल इश्यूज का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इन 2015 मॉडर्नाइज करना है सिटी को विद टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, फोकस गवर्नेंस एंड सो ऑन, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। यू वुड सी अर्बन पॉवर्टी, okay, you would say inequality, then how it is affecting marginalized communities. For example, in India, minorities are living in ghettoized colonies, और आप देखोगे जहां पे भी एक पॉश कॉलोनी होती है, उसके साइड में एक गेटोवाइज कॉलोनी आपको जरूर देखने को मिलेगी। तो who are those people?
Actually, these people are those who are working in city and they're employed in various factories or in MNCs and so on. They have to work for their livelihood. They have to live for their livelihood in a city, but they don't have infrastructure. They don't have facilities. Whether it's about money, whether it's about hygiene, whether it's about living in a good environment. So यहाँ पे आपको जब भी अर्बन पॉवर्टी का क्वेश्चन आता है तो कल्चर ऑफ पॉवर्टी ऑस्कर लुइस आप लोग हमेशा मेंशन करने की कोशिश करो, क्योंकि ये एक बहुत ही मेजर स्टडी है ऑन स्लम एरियाज. We can say we don't have. तो आपको मेजरली बताना होगा कि क्यों, हाउ. तो उसके लिए आपको बेसिकली पूरी तरीके से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सिटी के लिए. अर्बन सिटी प्लानिंग में लोग कर क्या रहे हैं. तो दे आर टेकिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर मेकिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर इन अ एरिया जहां पे एक लोकलाइज पीपल पहले से रह रही होती है. ओके, अब यू वुड सी because whensoever they have migrated from rural to urban, they can't afford good house, they can't afford good facilities. So वो क्या करते हैं, they ended up getting home or other facilities in unauthorized area. गवर्नमेंट का इशू नहीं है वो इशू. आप देखो कि बहुत सारी जगह जहां पे भी आप डेवलपमेंट देखोगे, जो भी वो एरिया होता है वो एक्चुअली गवर्नमेंट की ही होती है और वहां पे कोई डेवलपमेंट, वहां पे कोई हाउसिंग होनी नहीं चाहिए. बट क्या होता है, बिकॉज ऑफ करप्शन, बिकॉज ऑफ यू कैन से नो अकाउंटेबिलिटी ऑफ ऑफिसर्स, दे लेट पीपल मेक हाउसेज ओवर देयर. दैट इज इलीगल. फॉर एग्जाम्पल इन दिल्ली ओनली, थोड़ा सा जामे के पास जो लोकेलिटी उसको छोड़ के entire Muslim community who are living in Delhi, it is illegal. Now what is happening? Just because now people have got settlement over there, so government also start. It's not very easy, no, to demolish. आप इतना easy नहीं होता कि आप फॉरेन ही जाके demolition कर दो किसी भी एरिया में. तो the first of all the question is कि पहले उनको जमीनों में SSC कैसे मिल गया. You would see that there must be a land और मतलब कोई वाटर एरिया होगा उसके पास टेक्निकली कोई भी ह्यूमन सेटलमेंट होना नहीं चाहिए, बट वहां पे ह्यूमन सेटलमेंट होता रहेगा. ओके, अब यू पीपल वी नीड टू क्रिएट अ कनेक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू, लेट्स जस्ट से कि आपको मेट्रो ही निकालनी है, ओके, या आपको कोई पूल वगैरह बनाना है, तो वहां पे वो एरिया में वो लोग भी सेटल्ड होते हैं. अब क्योंकि आपकी अर्बन प्लानिंग में प्रॉब्लम है, जब भी आप प्लानिंग कर रहे हैं यू नीड टू थिंक अबाउट मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज. आपको रीसेटलमेंट भी सोचना होगा, उनका रिहेबिलिटेशन भी सोचना होगा, बिकॉज हु आर दीज पीपल. अब यहाँ पे काफी और भी एंगल है. यहाँ पे यू वुड सी दैट यू नो इलीगल इमिग्रेंट्स भी आके रहने लगते हैं, राइट. तो ये सारे डायमेंशन आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा. आप तभी इसका बेटर आंसर लिख पा सकते हो जब आपको कोई केस स्टडी पता होगा. इफ यू डू नॉट नो द केस स्टडीज, यू आर नॉट गोइंग टू गेट लॉट ऑफ मार्क्स, बिकॉज सी these ideas which you can see here, which I have also written, okay, it's not my content, it is given to me by content team, but I'm just telling you कि क्वेश्चन क्या है, स्लम लिविंग या हाउसिंग, पुअर सैनिटेशन, लिमिटेड एजुकेशन, हेल्थ एसेस. सो पहली तो पहला सबसे पहले पॉइंट है कि स्लम डेवलपमेंट कहीं भी होता ही क्यों है. ओके, तो जब भी आप कहीं भी अर्बन प्लानिंग कर रहे हैं, सिटी लाइफ क्या था, ये तो एक अर्बन प्लानिंग था, वो प्रॉपर नहीं है. तो द प्रॉब्लम इज दैट मे बी ऑन पेपर we think about that we are going to have this planning, और हम कोई स्मार्ट सिटी लॉन्च करेंगे जैसे 2015 का हमने किया.
ओके लेकिन उसमें वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट व्हाट अबाउट दोज पीपल हु आर लिविंग इन दोज एरियाज. So how does that create more problem? It facilitates the existing problem to the next level. Because we are not bringing any, you need to think like a bureaucrat. Okay, you need to think like a bureaucrat, or you cannot just talk in a vague manner the way I am right now explaining. आपके पास करंट अफेयर, आपके पास कोई रिपोर्ट होना चाहिए. ओके ये सिटी प्लान कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टेट में हुआ होगा. जहां जहां वो हुआ वहां वहां किस तरीके से लोगों को प्रॉब्लम हुआ, डेमोलेशन हुआ. अब जब से बाहर निकल गए, व्हाट नाउ दे आर डूइंग, दे मस्ट बी लिविंग इन सम टेम्पररी सेटलमेंट, दैट इज द स्लम. सो व्हेन दे आर लिविंग दैट, सो व्हाट इज हैपनिंग नाउ, दे आर getting into the trap of vicious cycle of urban poverty. Because if you have taken someone's place, residential place ले लिया, आप देखोगे एम्प्लॉयमेंट में भी प्रॉब्लम होगा, बच्चों का स्कूलिंग भी इफेक्ट होगा. तो जब बच्चों का स्कूलिंग इफेक्ट होगा, so most of the I think most of the people what they will do, they will think back going. So the reason is pull factor. जहां से उन्होंने अपना घर छोड़ा होगा माइग्रेशन में, अब वो दोबारा उसी कंडीशन में जा रहे हैं. तो वी आर perpetuating urban poverty to the next level. So in this type of question, your answer is incomplete if you are not talking about particular case studies. If you people are just only talking about this part, ACM targets marginalized communities through slum redevelopment, तो क्या redevelopment हो रहा है? नहीं हो रहा. Affordable housing हो रही है? नहीं हो रहा. बेसिक सर्विसेज हो रही है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये कुछ भी नहीं हो रहा है. तो ये जो प्लानिंग हमने की, उस प्लानिंग का इम्पैक्ट कितना पॉजिटिव रहा. तो अगर नहीं रहा तो इट इज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम्स अगेन. ठीक है, ये समझ में आया. बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी हैं. कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे भी, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे चलो उन्होंने थोड़ा सा लिखा हुआ है, रीडेवलपमेंट प्रोग्रेस इन पुणे, भुवनेश्वर इंटीग्रेट लो इनकम. बट अगर आप सिर्फ इतना ही लिखे आओगे ना तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये जो है वो डायरेक्टली आपसे केस स्टडी मांग रहा होता है. इस टाइप के क्वेश्चंस, दे वांट डेटा. दिस इज अ डेटा ओरिएंटेड क्वेश्चन. यू कैन राइट डाउन इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, यू हैव टू प्रोवाइड डेटा. जितना डेटा प्रोवाइड करोगे उतना आपको मार्क्स मिलेगा इस टाइप के क्वेश्चंस में. ठीक है, और भी एक दो क्वेश्चंस और है, आई विल जस्ट टॉक अबाउट दैट. आपको समझ में आ गया ना क्वेश्चन? हाउ डज स्मार्ट सिटी इन इंडिया एड्रेस द इश्यूज ऑफ अर्बन पॉवर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस? कैसे करेगी? तो आप बताओ कि जब आपने डेवलपमेंट करा स्मार्ट सिटी का, तो आप इनको सोच रहे हो कि इनका क्या होगा, लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? ये भी एक आपको क्रिटिकल एस्पेक्ट बताना पड़ेगा. जैसे यहाँ पे बताया ना पुणे और भुवनेश्वर का पॉइंट, कि पुणे में ये किया गया, भुवनेश्वर में ये किया गया, बट क्या ऐसा हुआ? आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग पॉइंट? तो बच्चे क्या करेंगे, बस एक एस्पेक्ट लिख के आ जाएंगे. सो हाउ डू स्मार्ट सिटी इन इंडिया एड्रेस द इश्यूज ऑफ अर्बन पॉवर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस? तो वो अर्बन पॉवर्टी लेके आ रहे हैं, मतलब जितने भी पुअर्स का प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर रहे हैं, जस्टिस भी कर रहे हैं. बट क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ है एक्चुअली. तो दोनों पॉइंट लिखना है कि कहां से आपको सक्सेस मिला है, कहां ये सक्सेसफुल हुआ है और कहां नहीं हुआ है. आई होप पीपल आर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, तो यू नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट प्रॉब्लम्स. अर्बनाइजेशन का जो प्रॉब्लम है, जो एग्जिस्टेड कर रहा था हिस्टोरिकली, तो फिर क्या किया गया बताइए? सोचा गया कि हम सिस्टमैटिक प्लानिंग करते हैं, इन लोगों को भी हम कहीं ना कहीं एडजस्ट करेंगे. तो अब क्या हुआ? आपने डीडीए बनाया लेजर से, या आपने कोई मिल्स बनाई, या आपने कोई फैक्ट्रीज बनाई, या आपने कोई भी गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट शुरू किया, उसमें आप टारगेट तो करना चाहते हो अर्बन पुअर्स को,
ताकि वो लोग भी एक डिसेंट लाइफ जिए, लेकिन पर ऐसा हो नहीं पाता। डेमोलेशन जो होता है, जहां पे भी आप लोग देखोगे या कुछ भी आप ट्रांसपोर्ट बना रहे हैं कुछ भी, उसमें यही लोग सबसे ज्यादा इम्पैक्ट उनको इफेक्ट होता है। तो अगर आप दोनों साइड दिखाओगे इस आंसर में कि, क्योंकि देखो क्वेश्चन वैसे पूछा जाए तो आपको यही दिखाना है कि स्मार्ट सिटी जो है इंडिया की, वो किस तरीके से अर्बन का जो प्रॉब्लम है या डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस प्रमोट कर रहा है। तो यहाँ पे इट इज अबाउट गुडी 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 पार्ट, बट इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है। तो जब तक आप दोनों पॉइंट नहीं, कुछ मैंने स्टार्टिंग से समझाना है क्रिटिकल डायमेंशन, वो आपको एड्रेस करना पड़ेगा। हिस्टोरिकली थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो यू नीड टू सी इट। ओके, आई होप यू पीपल अंडरस्टैंडिंग दिस। तो स्मार्ट सिटी का जो प्रोग्राम है वो क्या चाहते हैं? सोशल इंक्लूजन, इक्विटेबल एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, देयरबाय स्ट्रेंथनिंग सोसाइटल कोहेजन। सोसाइटल कोहेजन के जो अर्बन पुअर्स है उनको आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। पॉइंट तो ये है, लेकिन आपको केस स्टडी बताना पड़ेगा कि कहाँ इतना सक्सेसफुल हुआ है और कहाँ नहीं हुआ है। ओके, तो ये बिल्कुल करंट अफेयर बेस्ड आंसर आपको लिखना पड़ेगा। तो अर्बन पुअर ऑफन फेस स्लम लिविंग, inadequate housing, poor sanitation, limited education and health access। तो आपको केस स्टडी बताना पड़ेगा कि दिल्ली में ऐसा क्या रहा, मुंबई में क्या रहा, बेंगलोर में क्या रहा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्या जहां जहां ये लॉन्च हुआ है वहां वहां यू जस्ट हैव टू टेल कि कितना इफेक्ट रहा है इसका। ऑल्दो आई थिंक रिजल्ट तो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, बट आपको दोनों ही पॉइंट दिखाने पड़ेंगे। ओके, so these conditions hinder social mobility and perpetuate inequality, marginalized communities through slum redevelopment, affordable housing and basic services, improving their quality of life and enabling participation in city life। so ये वैसे हो नहीं रहा है। ओके, तो अगर आपने अगर सिर्फ अच्छा ही पिक्चर दिखाया कि बिल्कुल अच्छा हो रहा है, तो एक इंप्रेशन लग जाएगा कि ओके he or she just wants to give the like फेरी पिक्चर और आई वुड से हाइपोथेटिकल पिक्चर के सब कुछ ठीक हुआ है ये वो। ऑल्दो क्वेश्चन का डिमांड यही है, बट आपको बताना होगा नेवरदलेस even after the success of these programs of these projects we are still facing the problem, and then you bring that, so there will be 2 पैराग्राफ्स। पहले में आप सक्सेस दिखाओ, वो भी आपका पूरा केस स्टडीज ही होना चाहिए कि यहाँ इस तरीके से सक्सेस हुआ। दूसरा कि in spite of such a important or powerful dimensions, we are still facing challenges in having holistic success towards this program। फिर उसका वो चैलेंज, तो ये क्या क्वेश्चन है? डेटा बेस्ड। ओके, तो इसमें अगर आप if you're talking in a philosophical manner, in a historical manner, if you're just talking about that urbanization या poverty, नहीं, आपके दिमाग में सारा कॉन्टेक्स्ट आना चाहिए। जैसे मैंने भी डिफाइन किया आपको कि अर्बनाइजेशन हमेशा से प्रॉब्लम है, रीडेवलपमेंट का इशू हमेशा से ही रहेगा। तो इसका सॉल्यूशन हो क्या सकता है? आपने क्योंकि 2015 बहुत ज्यादा पुरानी बात भी नहीं रह गई, ठीक है? तो अब तो आपको इसको इट इज लाइक आप आपको एसेस करना है ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। समझ में आया? ठीक है, तो अगर आप इसको पहले देखोगे तो ना ऐसा लग सकता है कि सिर्फ ह्यूमन ज्योग्राफी वाला क्वेश्चन है। ह्यूमन ज्योग्राफी आई होप आप लोग पढ़ते होगे ना जीएस में। व्हाट इज ह्यूमन ज्योग्राफी? सिटी लाइफ, रूरल लाइफ, ट्रांसपोर्टेशन एंड दिस एंड दैट, वो सब फिगर तो आना चाहिए यहाँ पे। ओके, बट ऐसा कुछ नहीं है। इफ यू गो एंड सी, जहां भी ये प्लानिंग करी भी गई है वहां पे पहली बात क्या हुआ है? बिकॉज ऑफ करप्शन, people who actually deserve to get houses or they are not there, उनको हाउस मिला भी नहीं है। ऑन पेपर मे बी मिल भी गया हो, लेकिन ऑन रियलिटी नहीं मिला हुआ है। ओके, सो कोई जस्टिस तो आई डोंट थिंक सो कि प्रोवाइड किया हुआ है। ओके, बट यू जस्ट हैव टू टॉक अबाउट yes that it promote distributive justice in society, equitable urban services, roads, parks, water, sanitation, participatory governance, digital inclusion, so all this part you have to just talk about। Then sustainability, resilience, flood management,
green spaces. अगर flood management ऐसा हुआ हो तो आज क्या हो रहा है, you have to see social impact. ओके अब यही हो रहा है, marginalized groups may be displaced, जो मैंने बात करी, if affluent areas are prioritized, और एक्चुअली भी ऐसे ही होता है, ठीक है. So digital divide may limit access for poor population. Continuous social monitoring and participatory planning are needed to ensure equitable benefits for all communities. So ये इस चीज ये अगर आप क्रिटिकल पर्सपेक्टिव लिख पाते हो तो एक्चुअली यू आर फुलफिलिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, क्योंकि उनको यही देखना है कि आपका माइंड जो है कैसे, you people are thinking like bureaucrats. They are not looking for in this particular question, they just want कि आप कैसे solution लेके आ रहे हो और आपको क्या लगता है, ठीक है. हर एक क्वेश्चन का इंडियन सोसाइटी का आप देखोगे, मैं आपको डिस्कस करूंगी, यू विल सी अप्रोच डिफरेंट है. अर्बन प्लानिंग, टाउन प्लानिंग, ड्रेनेज का इशू, सैनिटेशन का इशू, हेल्थ का इशू, दे जस्ट वांट यू टू थिंक लाइक अ पॉलिसी मेकर. और इवैल्यूएशन आप ट्रू बात आप ट्रूथ बात बताइए, व्हाटसोएवर यू फाइंड दैट नो इट इज द ट्रूथ, स्पीक दैट. ओके नाउ the ethos of civil services in India stand for the combination of professionalism with nationalistic consciousness. अब इसमें जो डायरेक्टिव है ये देखो आप क्या लिखा है, elucidate. So those who have taken answer writing classes from me initially, तो उसमें elucidate मैंने क्या बताया था? Yes, you need to throw a light. It is like some abstract question is there. So it is like they have given some statement to you. It is abstract. So answer also has to be abstract in nature. It is like there is nothing wrong or right. It is philosophical. You need to explain that. So they are saying that civil services hai, it's a combination of professionalism and बताओ देखो ना, दो की पॉइंट है, एक तो पेट्रियोटिज्म को एंड देन इट इज टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनलिज्म. दो पॉइंट है यहाँ पे, एलिसिडेट, और ये आपको क्या करना है, इलैबोरेट करना है, आपको ये प्रूव करना है एक्चुअली. ओके so you need to first of all explain this. Civil services, you can say that civil services, or to become a civil servant, you just have to define that civil servants are always in the services to the nation. It is a noble profession, okay, where you require to be disciplined enough, intelligent enough, okay, so that you can maintain professional attitude. Also, you must have high level of attachment and empathy for your nation. You must have patriotic, feeling. So civil services definitely is a combination of these two aspects, where you need to be available 24/7 whensoever there is requirement of it. It means that you have to compromise on your personal, aspirations. You can only be professional if you people are highly ambitious. So you can be highly ambitious if you are passionate enough. That passionate can come up with some sort of crazy or deeper emotions. So that is something they are asking about nationalism. You cannot actually feel for your nation until and unless you are not having that aspiration in your consciousness. So you cannot just become civil servant because of some sparks. You will not be able to do justice to that. Now you need to prove it. How you can prove it? कैसे प्रूव करोगे that it is about, yes, that it is about professionalism and national consciousness?
Huh? You need to tell the examples of civil servants. So you must be knowing some civil servants. Achhe names. And try to give the names who are in the services. The most important person for us going to be chairperson of UPSC. Okay? It is going to be good. अगर किसी ने थोड़ी सी स्मार्ट स्टडी करी होगी, I am 110% sure. मुझे भी नहीं पता है. What is the name of chairperson of UPSC? Yeah, you know? Just write down their name. You need to show the achievement, and it would be really good if you can bring the female name. You need to show the example. For instance, XYZ person is representing that how they have worked in a professional attitude and with higher spirit. It is not possible the kind of achievement these people have made if they do not have patriotic feeling and if they are not professional in attitude. That is a conclusion, just before conclusion. आपको prove करना है कि civil services is about this. So first of all, you have to show that if you are not having full passion towards this work, if you do not have empathy, and if you're not disciplined, first of all, this work is going to be challenging. Why it is going to be challenging, then you can just explain, right? So these challenges can get only overcome. How? If you are passionate, and then you have to prove. For instance, these people were so passionate enough, that's why they have taken civil services dignity, or you can just say to the next level. Okay, so these people are actually contributing and reinforcing the demand of civil services ethos. फिलोसॉफिकल आंसर है, मतलब ये तो आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि मार्क्स लो अगर आपने करंट सिविल सर्वेंट्स का नाम लिख दिया तो. ओके, व्हाई? बिकॉज डेफिनेटली उन्हीं के बच्चे, उनको इन्फॉर्मेशन तो जाएगी, तो जो भी ब्यूरोक्रेट होगा वो कॉपी चेक कर रहा होगा, वो जाएगा आज एक आंसर था सर, एक बच्चे ने ऐसा आपका नाम लिखा हुआ था, ये वो, मैंने उसको आई एम जस्ट टेलिंग यू ह्यूमन नेचर. ठीक है, अब जो भी कॉपी चेक कर रहे हैं उसका ह्यूमन नेचर थोड़ी ना आप ले लोगे, होगा वो दिमाग में कहीं ना कहीं. और प्लस रैशनली भी वो इम्प्रेस होगा बाय सीइंग दैट यू नो द नेम्स. ठीक है, सो ये सारा जो पॉइंट है, गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, इम्पार्शियलिटी, डेडिकेशन टू पब्लिक वेलफेयर, सिविल सर्वेंट्स आर एजेंट्स ऑफ सोशल गवर्नेंस. देखो मैं आपको सच बताऊं, ठीक है, मेरे हिसाब से तीन एग्जाम्स में 3 पेपर जो है आपका, उसमें ना बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है. जस्ट बी ऑनेस्ट. ये वाला जो पार्ट है ना, इसमें आपको आई डोंट थिंक सो यार कि कुछ भी रटना है. आपको कोई बुक भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, और सोशियोलॉजी आंसर के बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं. ओके, यू जस्ट हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट विद योर प्रिपरेशन. यू नीड टू थिंक लाइक, आई वुड से ऑफिसर्स इन एथिक्स का पेपर एंड ऑल्सो इन GS1 का पेपर, क्योंकि दोनों ही सोसाइटल इश्यूज से रिलेटेड है. और ऐसे में आप और इस बार ऐसे जो मैंने उन्होंने पूछा है हम एनालाइज करेंगे, इट इज ऑल ऑन प्रोवर्ब. अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. ओके, so you just have to see that what is the demand, why they want. और जैसा ये पेपर है, मुझे लगता है कि सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल डिफिकल्टी आएगा. ठीक है, तो रटने की तो अब जरूरत रह ही नहीं गई है.
आपको कुछ भी रटना नहीं है, आपको एग्जाम्पल जरूर बनाने हैं, आपको थीम बेस्ड प्रिपरेशन करना है फॉर सिविल सर्विसेज इफ यू रियली वांट टू क्रैक दिस एग्जाम। अगर आप जीएस 1 का पेपर देखोगे तो कम से कम 7 to 8 क्वेश्चन आए, मेरे हिसाब से तो 8 to 9 क्वेश्चन थे, मैं भी और बताऊंगी आप लोगों को, ठीक है। ऐसे में तो बस आपका दिमाग होना चाहिए। इतने प्रोवर्ब पे क्वेश्चन है, इतने प्रोवर्ब पे क्वेश्चन है डे टू डे प्रोवर्ब्स के ऊपर, और एथिक्स में भी जो मनरेगा वाला एक पॉइंट है। तो ये डिफिकल्ट पेपर है, लेकिन डिफिकल्ट पेपर जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, आई वुड से जो स्मार्ट बच्चे हैं, उनका तो सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि जीएस पेपर 1 में ही कुछ क्वेश्चन मेरे मेरे खुद के बहुत स्टूडेंट, एक स्टूडेंट को छोड़ के, मुझे देखो, हाँ सिर्फ एक ही स्टूडेंट को छोड़ के फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला क्वेश्चन वो ठीक करके आए हैं, और ज्योतिबाई फूले वाला जीएस 1 में। क्योंकि आपके ऊपर इतना प्रेशर हो रहा होता है, आपके पास अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी है ना, तो आप कंफ्यूज होकर कुछ भी लिख के आओगे, ठीक है। और अभी वी विल जस्ट डिस्कस ऑल दिस पार्ट। तो हमको लगेगा कि अच्छा स्मार्ट सिटी के बारे में है, तो आप स्मार्ट सिटी का फैक्ट्स बताने लगे, पूछा ही नहीं है तो बताओगे क्यों? आर दे आस्किंग यू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्मार्ट सिटी प्लान का? आर दे आस्किंग कि क्या, दे आर आस्किंग कि भाई ये अर्बन पॉवर्टी का प्रॉब्लम और इसका प्रॉब्लम को खत्म कर रहा है, तो क्या ऐसा हुआ है? ऐसा आपको देखना पड़ेगा कि हुआ है कि नहीं। तो एक जगह तो आप बताओ अगर हुआ है, दूसरी जगह लेकिन आपको बताया है कि स्टिल इट्स नॉट पॉसिबल, नहीं हुआ, तब तो आप ब्यूरोक्रेटिक वे में सोच रहे हो, ठीक है। सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। आई थिंक इन सारे टॉपिक में कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, बस आपको अपना कॉमन सेंस लगाना है, जैसे मैंने भी सिविल सर्विसेज का बताया आपको। अगर आप ये सारे वर्ड्स यूज कर रहे हो ना, गवर्नेंस, इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज डायरेक्टली अफेक्टिंग कम्युनिटी सोसाइटल वेलबींग, इट इज नॉट एट ऑल गोइंग टू इम्प्रेस। मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट करें, ये है ही नहीं आंसर, मतलब यू नो माय कंटेंट टीम हैज गिवन दिस पॉइंट। ओके, प्रोफेशनलिज्म, सिविल, आपको क्या पूछा गया है, देखो आप दोबारा से इस क्वेश्चन को देखो एक बारी और। सिविल सर्विसेज इन इंडिया, सिविल सर्विसेज इन इंडिया, ओके। तो सिविल सर्वेंट्स की बात हुई है, सिविल सर्विसेज का दे व्हाट दे वांट, सिविल सर्विसेज है जो ब्यूरोक्रेट्स है, व्हाट देयर ऑब्जेक्टिव्स आर, वेलफेयर ऑफ पीपल। और वो कैसे हो सकता है अगर आप पैशनेट नहीं हो तो, ठीक है। सो जस्ट यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि जो सिविल सर्विसेज है इंडिया में, अच्छा ये क्वेश्चन आया ही क्यों है, व्हाट डू यू थिंक? And also civil services recently was in news because of Pooja Gadkar case as well. सिविल सर्विसेज को क्वेश्चन कर दिया गया था, ये एक एस्पेक्ट भी आप लोगों को बहुत ही सोच समझ के डालना होगा। That civil services in India is a pillar of Indian, you can say, of nationalism. And then Sardar Vallabhbhai Patel have called that how civil services, तो जो आपका लक्ष्मीकांत में जो सिविल सर्विसेज के जो पॉइंट्स है, रिमेम्बर सिविल सर्विसेज, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का सिविल सर्विसेज एंड ऑल दैट, उसका जो पॉइंट है वो आप इंट्रोडक्शन में लिखते हुए फिर आप बताओगे कि व्हाट सिविल, हु कैन बी द सिविल सर्वेंट्स एंड ऑल, और उसके बाद वो सिविल सर्वेंट का अगर आपको एग्जाम्पल कोट करो। तो सिविल सर्विसेज एक्चुअली हैज ब्रॉट दिस क्वेश्चन सो दैट यू कैन bring your views on civil services कि क्या है civil services। so यहाँ पे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, सरदार वल्लभ भाई का स्टेटमेंट अगर आप बोल पाओगे तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आर यू अंडरस्टैंडिंग ना, क्या बताया गया था सिविल सर्विसेज को, दैट दे आर द स्किल फ्रेमवर्क। तो ये तो मस्ट है, मतलब ये तो मस्ट है, ओके। एंड यू कैन और अच्छे मार्क्स आपको मिल सकते हैं अगर आप कुछ फैक्ट्स बता दो सिविल सर्विसेज,
when it got established. Okay, क्या था इसका pattern क्या है and all that. वो introductory lines है and then you can bring all this part. Okay. Efficiency and accountability, timely delivery of social welfare programs, capacity building and innovation, adoption of technology, digital India, e-codes. ये सब आई थिंक ये ठीक है, पॉइंट लिख लो आप, बट इससे ज्यादा आपको लिखना होगा. कमिटमेंट टू पब्लिक वेलफेयर, safeguarding integrity and unity, nation building initiatives, okay, build public trust, promote social justice, strengthening communities cohesion, etc. Okay, then the challenges. इस क्वेश्चन में अगर आप चैलेंजेस स्किप करोगे तो भी चल जाएगा, जरूरत नहीं है. हर क्वेश्चन में चैलेंजेस का जरूरत नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल भी चैलेंजेस का जरूरत नहीं है. इट इज जस्ट आस्किंग यू, एलिसिडेट पूछ रहे हैं ना, elucidate. So this content has not been prepared by me. I just wanted some questions. Okay. So you just have to say कि elucidate पूछा गया है. हाँ जी. Is there any issue? तो elucidate पूछा गया आपसे. elucidate का मतलब क्या होता है कि आप क्या कर रहे हैं, आपको जो स्टेटमेंट दिया आप उसको elaborate कर रहे हैं, उसको आप और रिफ्लेक्ट कर रहे हो. दैट्स इट. उसमें चैलेंजेस कोई जरूरत नहीं है. ओके. यस. व्हाट इज द डिमांड हियर ऑफ दिस क्वेश्चन? पहले तो देखो what they are asking. They are asking what do you think? Opinion. Do you think that globalization results in only an aggressive consumer culture? You can always bring Karl Marx. Karl Marx का पूरा point है. This is what Karl Marx is saying ना, aggressive consumerism. Amazon example आपके सामने. Market is just now your click away, finger touch away of your fingers. That's it. So do you think? So you will say definitely. This is my opinion. So I would say two और आप हमेशा safe चलो. Okay. What you can say? To a large extent, yes. Globalization has turned to be a aggressive consumerism, or showing aggressive consumerism pattern. Nowadays, then you have to prove this. So nowadays, even the fixing of marriages is being done by some sort of websites who are charging money. So it's like it has become commodity. So here what is Karl Marx have said, fetishism of commodities, that everything will turn out in a system, in a society for benefit, for market. So the relationship of marriages or affairs, you can see Facebook आप कह सकते हो, पता नहीं कौन, Tinder है, कोई Instagram है, बहुत सारी वेबसाइट है ना, फिक्सिंग द पता नहीं क्या क्या रहता है, डेटिंग वेबसाइट, उससे आप शुरू करके कन्विंस करोगे कि हाउ इट इज, बिकॉज जस्टिफाई योर आंसर हाउ इट इज. सो ग्लोबलाइजेशन रिजल्ट्स इन ओनली एन एग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर. अब यहाँ पे एक ट्रिक है, ओनली. ठीक है, देखो, do you think that globalization results in only an aggressive consumer culture? You just have to say, right? To a large extent, definitely globalization is leading towards this aggressive consumer culture, as explained by, there are lot many thinkers which you have to quote it. David Held, okay, then you do have Manuel Castile, Ronald Robertson, Bourdieu, okay, Anthony Giddens,
जॉर्ज रिट्जर, who are actually talking about this. बॉर्डिला ने तो इसी के ऊपर पूरा ग्लोबलाइजेशन के ऊपर ही बात करी है, the logic of late capitalism. Okay, so first of all you have to say to a large extent yes. Okay, but then you have to say but not completely. Only in aggressive consumer culture, not completely. So to a large extent yes. Okay, results in only in aggressive consumer culture. बताओ, only आ गया ना. तो आपको डिफेंड करना पड़ेगा कि नॉट ओनली, लार्जली तो है तो आपको बताना पड़ेगा कि हाँ ऐसा तो है, अमेजोन है, दिस एंड दिस, बट कहीं ना कहीं ऐसा जरूरी भी नहीं है. यू जस्ट हैव टू टेल सम ऑफ द पॉइंट्स. सो व्हाट डू यू थिंक, क्या है? एनीवन? Can anyone think of anything where it is not only about having consumer or buying? Social interaction, okay. And yes? See, globalization में जब भी क्वेश्चन आता है ना, it is about the two sword thing. It has negative and it has positive. So when you are talking about aggressive consumerism, it is negative. Talk about something positive. Education. Nowadays, you can say just because of globalization and because of high-tech technology, education is a kind of free for everyone. You can talk about AI tool. MNC is okay. You can talk about that also. It is just not. Yes. Cultural exchange, indigenous culture, ethnoarchaeology. आप no, not ethnomedicines, traditional indigenous medicines, yoga. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम एग्रेसिव कंज्यूमरिज्म कल्चर की तरफ जा रहे हैं. हाँ ऐसा तो है कि लार्जली तो यही चल रहा है, बट इट इज ऑल्सो ब्रिंगिंग सम पॉजिटिव इम्पैक्ट एज वेल. अगर यहाँ पे ओनली नहीं होता तो आप बिल्कुल इसके बाद लिखते. तो यहाँ पे अगर आपने यस लिख दिया पूरी तरीके से तो आपका गलत हो जाएगा आंसर. ठीक है? देखो like knowledge exchange, innovation, cultural integration, so it does not lead only an aggressive consumer culture, but to large extent yes. ठीक है? तो दो पैराग्राफ में इसका आंसर आएगा. पहले जगह आप बताओगे कि कैसे. अगेन ये भी डेटा ही चाहिए, और फिर अगर आप दूसरा बता रहे हो कि प्रमोट कर रहा है नॉलेज एंड दिस, उसके लिए भी डेटा. मतलब अगर आपने इसको थ्योरेटिकल आंसर लिख के आ जाओगे ना GS1 पेपर में तो नहीं मार्क्स मिलेंगे. तो करंट अफेयर्स का ही है ये, सोसाइटल पार्ट में करंट अफेयर्स है. आप पेपर 2 में अगर ये इस टाइप का क्वेश्चन, ग्लोबलाइजेशन आ सकता है, उसमें एथिक्स भी आ सकता है, सिविल सर्विसेज भी आ सकता है, लेकिन वहां पे आपको थ्योरी देनी है. यहाँ पे आपको थ्योरी नहीं देनी, यहाँ पे आपको फैक्ट देना है करंट अफेयर का. ठीक है? क्लियर हो रहा है? ठीक है. कोई डाउट है तो यू पीपल कैन आस्क मी. अब नाउ प्लीज टेल मी दिस क्वेश्चन. हाउ डू यू अकाउंट? सबसे पहले तो ये ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन है. हाउ डू यू अकाउंट? ठीक है. ग्रोइंग फास्ट फूड इंडस्ट्री, इसमें तो आप लोग जॉर्ज रिट्जर को लेकर आओगे ही आओगे. मैकडोनल्डाइजेशन के ऊपर जो उन्होंने बात करी है, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि जब मैं आपको थिंकर्स कराऊंगी तो मैं आपको कंटेम्प्रेरी थिंकर्स, सोशियोलॉजिस्ट आप भी पॉइंट करवाऊंगी, क्योंकि तभी आप लोग जीएस पेपर 1 के क्वेश्चंस को होलिस्टिकली अंडरस्टैंड कर पाओगे. ठीक है? Given that there are increased health concerns in modern society, illustrate your answer with Indian experience.
sorry. Now what is happening? Society is tending towards 2 minutes noodles wala, Maggi wala part. Now we are only thinking to eat bread and butter. कितनी बारी I have taught in the class कि हमको तो घर हम घी का खाना खाएंगे, पराठा खाएंगे, और पे हाथ से खाना बनाएंगे, ठीक है. फास्ट फूड इंडस्ट्रीज क्या कर रही है? इट इज मेकिंग दैट एवरीथिंग इज फास्ट. इट इज एक्चुअली क्रिएटिंग अ नोशन in your head that you don't have time. Why you can't have time if you will wake up early in the morning? Okay, you can have all the time. So what is this about fast food industry? So they are saying that जब तुम्हारे पास time ना हो तो 2 minutes आप नूडल खा लो, आप बर्गर्स खा लो, ये खा लो. अब उसका impact क्या आ रहा है? You need to talk about the facts. So one of the major facts, because of the changes lifestyle or eating habit, menarche. Now the girls are getting their first onset of period at the age of 10 to 11. Not even 12 now. 13 तो भूल जाओ. So it is only because of fast food culture. Another problem, obesity. Another problem, and और बताओ, anxiety, stress, insomniac. ये सारे major problems है. You see that when you people are eating unhealthy food, like fast food आप जो खा रहे हो इतना, आपको लगता है that is only going to give you sort of satisfaction to your taste buds, क्योंकि उसमें इतना शुगर या इतना सॉल्ट या एडिक्टिव एलिमेंट्स डाले जाते हैं. एनर्जी ड्रिंक्स आर नथिंग बट इट्स कैंसरियस. ओके, सो हाउ डू यू, अब इन्होंने पूछा अकाउंट, हाउ डू यू थिंक नहीं पूछा अकाउंट. तो आप अकाउंट कैसे करोगे? For the growing fast food industries, given that there are increased health concerns in modern society, so you have to actually tell. So menarche, obesity, health का issue, depression का issue, okay, एक और issue चल रहा है digestion का, liver का, fatty liver. Why fatty liver? Because it is liver ना, जो भी टॉक्सिक वगैरह होता है, ये सारी चीजें होता है, उसको प्योर करके आपका ब्लड वगैरह. तो जब आपके ब्लड में इतना केमिकल जा रहा है तो क्या होगा? डाइजेशन में प्रॉब्लम होगा. तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप बायोलॉजिकल एंगल भी बताओ तो इट विल बी गुड. ओके, and then you have to tell. So they are also encouraging it. Earlier people had to go to the restaurants. Now what is happening? Zomato, Swiggy. Okay, so you need to count that names. Zomato, Swiggy, और एक है ना Licious, वो तो जरूर कोट करना, क्योंकि अगर कोई मान लो वेजिटेरियन लवर हो, वेजिटेरियन, तो खुश हो जाएगा. So you just have to talk about this. आप फ्रोजन मीट खा रहे हो, राइट? कुछ बच्चे मैं देखती हूँ वो 24/7 वगैरह में जाते कहते चलो पराठा है, रोटी है, चपाती है, घर जाके सिर्फ सेकना है. दैट इज सो डेंजरस. पैकेट फूड्स, ओके, फास्ट फूड इंडस्ट्रीज. तो ये आपको यहाँ पे अगेन डेटा की बात करनी है. ये भी डेटा ही मांगे. आप सब देखो, आपको ना ज्यादातर क्वेश्चन में डेटा ही मांग रहे हैं, और अगर आपने डेटा नहीं प्रोवाइड करा, ये आई डोंट नॉट नो, समहाउ यू पीपल आर थिंकिंग लाइक दैट ओनली कि इसके चैलेंजेस क्या है, वे टू चैलेंजेस एंड ऑल दैट. नहीं, यू जस्ट हैव टू टॉक अबाउट कि किस तरीके से इट इज ब्रिंगिंग सोशल इम्पैक्ट. ओके, हेल्थ का, हाई कैलोरी, शुगर, सॉल्ट एंड ऑल. अगर आपने ये सिर्फ आंसर दिया और आपने फैक्ट्स नहीं दिया, आपको कोई मार्क्स नहीं मिलने वाला. और दूसरा, आपको इसका हेल्थ इश्यूज बताना है. स्टंट, लाइक आपका क्या हो रहा है, यू आर बॉडी का जो आपका वेट के हिसाब से आपकी हाइट नहीं है बच्चों की. स्टंट ग्रोथ. तो ग्रोथ कर्व के बारे में भी बात करें तो बेसिकली दिस क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम, अगर एंथ्रो के स्टूडेंट्स होते तो मैं आपको बताती, एपिडेमियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी.
जो कि पार्ट है सोसाइटी का, दैट द एपिडेमोलॉजिकल हेल्थ एंड सोसाइटी. So this question is coming from health and society. That's what I am saying कि आप थीम समझो. आपको पास थीम बेस्ड क्वेश्चन है. अर्बन प्रॉब्लम्स इन इंडिया, health problems in India. Okay, then you would say अदर दो प्रॉब्लम और है इसमें. कास्ट इज अ प्रॉब्लम इन इंडिया. उसके लिए आप क्या बुक पढ़ोगे? राम आहूजा. कोई बच्चा मुझे बोलता मैंने राम आहूजा पढ़ लिया, क्या करोगे उसका पढ़ के? है ही नहीं, डिमांड ही नहीं है. अगर आप थीम समझोगे सोसाइटी की, तभी आप देखोगे कि क्वेश्चन आप उसको डल कर पाते हैं. ओके, एनवायरमेंट प्रॉब्लम. हाँ जी, अरे मोदी जी ने क्या कहा था? मोदी जी ने मोदी जी का नाम ना ले दे देना, मोदी जी खुश हो जाएंगे. So you can say about that, but for example, my daughter goes to the school, Vasant Vihar pe modern school, right? So she was one day very happy that उनके स्कूल में पिज्जा और ये सब कुछ पिज्जा हट वगैरह ओपन होने वाला है. देन पेरेंट प्रोटेस्टेड. एक तो हम रोक रहे हैं, हॉस्पिटल्स में तो है ही, लेकिन आप एजुकेशन सिस्टम में प्रमोट कर रहे हो फास्ट फूड, राइट? सो शी सेज दैट टुडे इज अ चीट डे. व्हाट चीट डे? शी इज लाइक टुडे मैं टीचर ऐसा कि आज आप चीट कर सकते हैं, आज आप मोमोज एंड दिस एंड दैट खा सकते हैं. You know, she is not bringing the food, but at least, so what I'm just trying to tell कि आप ये सारे डेटा जो न्यूज़पेपर में डिबेट होती है ना, वो आपको लिखना है. आपको ये सब लिखना ही नहीं है जो आंसर दिख रहे हैं यहाँ पे. भाई आपको बहुत स्मार्ट अप्रोच लेनी है. जीएस पेपर 1 इज ऑल अबाउट डेटा, इट्स ऑल अबाउट सेंसेशन. न्यूज आती है ना कि आज इतने बच्चे फास्ट फूड खा रहे थे, ये डेटा जो आता रहता है. ठीक है, आप थीम्स पकड़िए. हेल्थ इश्यूज, उसमें बच्चों का आ गया. अब यहाँ पे आप सेग्रीगेट कीजिए. बच्चे, वुमेन, ओल्ड, एल्डरली पीपल एंड जनरल. ओके, तो फीमेल का मनार्क, मेनोपॉज. बच्चों का आप एंजाइटी ओबेसिटी कर सकते हैं. यंग एज का ओबेसिटी एंजाइटी कर सकते हैं. छोटे बच्चों का ओबेसिटी एंड ऑल दैट. एंड एल्डरली पीपल एस्थमा. ओके, तो जब आप सेग्रीगेशन करना समझ जाएंगे सोसाइटी में, तो यू विल बी एबल टू डू इट बेटर वे में. ठीक है, दिस इज अगेन, अच्छा, दिस इज ऑन एनवायरमेंट सोशियोलॉजी. अचीविंग सस्टेनेबल ग्रोथ विथ एम्फेसाइज ऑन environmental protection could come into conflict with poor people's need in a country like India. अभी जो सस्टेनेबल ग्रोथ है, ओके, जो मैंने अर्बन प्लानिंग के टाइम पे जो पॉइंट डिस्कस किया था, वही बताइए. Sustainable growth with emphasis on environmental protection could come into conflict with poor people's need in a country like India. This point, ठीक है? So while environmental protection is critical, it must align with the needs of poor communities. But आपको ये ज़्यादा elaborate करना है, okay? Forest conservation, mining restrictions, water protection policies may limit poor communities' access to land, forest and water. Displacement and livelihood loss. Large projects like dams, industrial zones, इन्होंने पूरा का पूरा ट्राइबल जोन के उसमें से किया, लेकिन आपको रूरल सेगमेंट भी बताना होगा. Economic burden of green technologies. Poor communities may be unable to afford clean energy or eco-friendly practices. Tribal communities in central India. So इसीलिए मैं जब पेपर 2 कराती हूँ, तो ट्राइबल कम्युनिटीज में आई डोंट
आई डोंट टीच इन सोशियोलॉजिकल मैनर. जो एंथ्रोपोलॉजी में सिलेबस मेंशन है मैं वो कंप्लीट कराती हूँ. ठीक है. तो इस बार भी डायरेक्ट 2 क्वेश्चन ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी, 3 क्वेश्चन ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी मतलब एंथ्रोपोलॉजी से आए हैं. एक तो एपिडेमियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी हो गया जो आप लोग भी पढ़ोगे, एंड दिस पार्ट. ओके. तो दिस क्वेश्चन सेम, ये डायरेक्ट क्वेश्चन 9.1 में से आया है एंथ्रोपोलॉजी के सिलेबस में से. डज ट्राइबल डेवलपमेंट इन इंडिया सेंटर अराउंड 2 एक्सिस? यस. किसी के लिए तो पेन है, किसी के लिए प्लेजर नहीं. इट्स वेरी पेनफुल इवेंट, और किसी के लिए प्लेजर है. तो इनफैक्ट जो 8.5% ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन, दे आर द विक्टिम ऑफ मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट. ओके. उनको लैंड एलिनेशन का प्रॉब्लम है, इंडेक्टनेस का, क्रोनिक पॉवर्टी का, अनएम्प्लॉयमेंट का. वो कहाँ से आया है? it is not them who are creating problem for us, it is we who are snatching their land and resources. ट्राइबल के ऊपर तो क्वेश्चन आएगा ही, आप देख लो, हर साल है, हर साल. ठीक है. सो आई थिंक ये भी आप लोग देख लेंगे. अच्छा, एक क्वेश्चन था जो यहाँ पे नहीं है, फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला. सारे बच्चे इसी क्वेश्चन में अटके हैं. दो क्वेश्चन है जो इन लोगों को समझ ही नहीं आया कि ये सोसाइटी का पेपर है. जो कि आपकी डायरेक्ट पीपीटी में इसका आंसर है, मैं शो करूंगी अभी. राइट डाउन द क्वेश्चन. फ्रेंच रेवोल्यूशन. अच्छा, ये एक क्वेश्चन नंबर 15 भी. हाउ कैन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ड्रोन्स be effectively used along with GIS and RS techniques in location and aerial planning? ये किस टाइप का क्वेश्चन है? क्या इसमें आप सोसाइटल एंगल ऐड कर सकते हो? नहीं. टेक्नोलॉजी, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन. यस, यस. तो ये सिर्फ और सिर्फ कोई ज्योग्राफी टाइप या टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन नहीं है. See, one more question here. Yes, question number 13. The French Revolution has enduring relevance to the contemporary world. Explain. जो आप लोगों को मैंने पीपीटी शेयर करी हुई है मॉडर्निटी वाली, उसी में से डायरेक्ट क्वेश्चन है. क्वेश्चन पूछा है जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था उसका रेलेवेंस क्या है कंटेम्पररी वर्ल्ड. तो कंटेम्पररी वर्ल्ड सोसाइटी, मॉडर्न सोसाइटी. द फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज अ कॉम्प्लेक्स एंड ट्रांसफॉर्मेटिव period in French and world history, leading to significant political and social changes. It left a lasting legacy on ideas of liberty, equality, and fraternity, and played a crucial role in shaping the modern political landscape. So it is about the modern democracy. It is about nationalism. It is about nationalistic consciousness. So it is very much relevant for modern history. They are not asking you by this facts. आप लिखो भी ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, बट ऑल्दो ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो आई वुड से ये ऐसा क्वेश्चन है. तो एक चीज होती है ना, इफ यू हैव, आई वुड से दैट इफ योर इंटेंशन आर जेन्यून, तो खुदा भी हेल्प करता है. I cried in my life just because of this one particular topic while teaching to one of the students. Some students were there and he had studied French Revolution, world history पढ़ा हुआ था उसने, and I was explaining in a societal context that causes and effects and this and that.
आई वाज नॉट टेलिंग, मैंने हाइपोथेटिकल एक वेव बताया, मतलब बताया कि ऐसा ऐसा सिचुएशन हो रहा था, you know, there was a conflict going on between the taxes, state 1, state 2 and that, and I was just explaining him कैसे, and he was, because he was उसने शायद जो 4-5 बारी मेंस वगैरह लिख लिया था, ठीक है, सो वो एरोगेंस भी रहता है, एंड आई वाज लाइक कि यार आप समझो ये सारी चीजें ऐसे नहीं है वो, एंड ही वाज लाइक, एंड आई गॉट सो फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज एट दैट टाइम पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज आल्सो लाइक कि यार क्या बोलूं मैं इसे, एंड आई क्राइड इन माय हार्ट लाइक एनीथिंग, नॉट, ऐसे तो मेरे आंसू बहुत कम निकलते हैं, एंड आई वाज लाइक कि यू नो इट इज नॉट द फ्रेंड, व्हेन वाज लाइक नहीं यार, सो माय टीम सेड दैट अरे हुमा मैम ने आज अपना बड़ा पर्सनली ले लिया, तो उसको कहा कि बेटा आप कहीं और पढ़ो, लेट इट बी एंड ऑल दैट, एंड ही वाज जस्ट सेइंग दिस दैट कैसे नहीं है ये वो नहीं है, so I think today if he would be looking at me and if he'll see the answer UPSC का, तो उसको अपना आंसर मिल गया होगा. It was 3 years back, I think 2022 maybe. If you are reading something in the past, that is not about the facts only. It is about today also. Sorry was saying नहीं French Revolution में ये है वो है, पूछा ही नहीं है आपसे, और आपको सोशियोलॉजी में ये सब सिर्फ और सिर्फ समझना है, तो ऑल आई वाज डूइंग दिस ओनली, मैम ने ये नहीं पढ़ाया, अरे आई एम नॉट टीचिंग वर्ल्ड हिस्ट्री, आई एम टीचिंग इम्पैक्ट, यस, टू शो ऑफ, और अगर आपके पास टाइम है तो आप बस इतना टाइमलाइन लिख सकते हो, या आप कोई फ्लो चार्ट बना सकते हो कि 1789 में हुआ ये हुआ, क्वेश्चन का डिमांड ही नहीं है तो क्यों लिखोगे, सोशियोलॉजी पूछी है इसमें, अगर ये पूछा होता डिस्कस द फैक्ट्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन और डिस्कस फ्रेंच रेवोल्यूशन दैट टुक प्लेस इन 1789, तब आपको ये सारी बातें बतानी थी. ओके, सो आई थिंक ये क्वेश्चन है जो बच्चे बहुत अटके हैं, और एक ज्योतिबाई फुले वाला क्वेश्चन. हाँ, ऐसे ही होता है, बहुत सारे बच्चे ना ऐसे खुश खुश हो जाते हैं, एक दिन पहले कुछ पढ़ा होता है वो क्वेश्चन आ जाता है. बहुत ही इजी क्वेश्चन, व्हाट आर सुनामीज? ज्योग्राफी मॉडरेट है, लेकिन ये जो इंडियन सोसाइटी, ये तो कोई अपेरेंट और रियलिटी वाली बात है. अपेरेंट लग रहा है कि बहुत इजी है, इंडियन सोसाइटी वाले में किसी ने बहुत अच्छे से आंसर नहीं किया होगा, क्वेश्चन नहीं समझ में आता है. एनीवे, देखो यार क्वेश्चन, महात्मा ज्योतिराव फुले's राइटिंग, ओके, राइटिंग्स, तो पहले तो राइटिंग्स एंड एफर्ट्स ऑफ सोशल रिफॉर्म्स टच्ड इश्यूज ऑफ ऑलमोस्ट ऑल सबऑर्डिनेट क्लासेस डिस्कस. तो पहले तो आपके पास फैक्ट्स होने चाहिए, ज्योतिबाई फुले की राइटिंग्स, अगर आपको राइटिंग्स नहीं पता तो क्या ही कर पाओगे आप, एंड एफर्ट्स. अब यहाँ पे जो पॉइंट है ये अगेन है पॉइंट के जो ज्योतिबाई फुले थे वो सिर्फ दलित के लीडर्स नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन है सब ऑर्डन पर्सपेक्टिव, डाउन वोटन, ओके, जो भी मार्जिनलाइज्ड है, और उनसे आपसे पूछा डिस्कस, तो आपको बस डिस्कस करना है, तो इट इज लाइक आपको डिस्क्राइब करना है, तभी उन्होंने एक की टर्म पूछा राइटिंग्स एंड एफर्ट्स, तो आपको उनका राइटिंग्स का एक फ्लो चार्ट बढ़िया सा और उनके एक एफर्ट्स और उसको एक्सप्लेन करना है. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि देखने में ना इसको मॉडरेट लग रहा है, बट ये मॉडरेट नहीं है, डिफिकल्ट है पेपर. ज्योग्राफी वाला पार्ट इजी है आई थिंक, ओके, लेकिन जो इंडियन सोसाइटल एंगल है वही सोशियोलॉजी वाला हाल है पेपर 2 का. देखने में लगेगा कि सब कुछ आपको आता है, इजी है, पढ़ा हुआ है, लेकिन जब आप लिखोगे तो जो डिमांड है ना वो नहीं आप फुलफिल कर रहे हो. ठीक है, सो एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद ऐसे पेपर डिस्कस करेंगे. ऑलराइट.